Hello students, today we are going to start our next exercise 14.3 from the chapter Symmetry of class 7. Our first question from the exercise 14.3 is name any two figures that have both line symmetry and rotational symmetry. अब कहता कोई ऐसी फिगर बतानी है जिसमें दोनों सिमिट्रीज हों, लाइन सिमिट्री भी हो और रोटेशनल सिमिट्री भी हो। लाइन सिमिट्री आपको पता है, जैसे कोई डायग्राम बना के उसमें अगर हम लाइन लगाते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। इक्वल और या फिर इक्वल रहने दो, सिमिट्रिकल बोलो, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होती है और एक दूसरे को ओवरलैप करती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ स्क्वायर लेते हैं अगर हम लोग, तो स्क्वायर में क्या होगा, अगर मैं उसमें लाइन सिमिट्री लगाऊंगी, राइट। अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं, मान लो ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे मैंने लाइन सिमिट्री लगाई, आपको पता है इसमें लाइन सिमिट्री होती है ना। ये अब ऐसे फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा, राइट। मैं ऐसे भी फोल्ड करूँगी तो ये अब ऐसे फोल्ड करने पे ओवरलैप कर जाएगा। अगर इसको डायगनली हम लोग करेंगे तो भी क्या होगा, ये ओवरलैप करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे भी अब फोल्ड करूँगी तो ये भी ओवरलैप हो जाएगा, राइट। ये तो हो गई मेरी लाइन सिमिट्री, राइट। अब रोटेशनल सिमिट्री क्या होती है? रोटेशनल सिमिट्री मैंने आपको 4 एंगल्स पे करवाई है। अब मान लो ये स्क्वायर है मेरे पास, पी यहाँ पे है। अब जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करना शुरू करूँगी, मान लो थोड़ा सा रोटेट किया है ना, अभी इतना सा यहाँ आके रोटेट होगा तो ये पी मतलब थोड़ा सा टेढ़ा सा होके, थोड़ा सा अगर मैं इसको टेढ़ा बनाऊँ तो मान लो ऐसे बन जाएगा पी, फिर थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर जब लेकिन 90 पे आएगा ना, 90 पे आके ये पी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, मतलब यहाँ तक आते आते ये ऐसा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे आके भी क्या है, ये स्क्वायर ही रहा। फिर थोड़ा फिर ऐसे घुमाते जाएंगे, पी थोड़ा थोड़ा टिल्ट करता जाएगा। अभी यहाँ है, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर जब यहाँ 180 तक पहुँचेगा तो ये पी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। फिर थोड़ा सा इसको टिल्ट करते जाएंगे, है ना। जब इसको फिर से घुमाएंगे, ये पी जो है थोड़ा थोड़ा टिल्ट करता, यहाँ, फिर यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ आके ये पी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब भी इसको टिल्ट करते जाएंगे, फिर ये कहाँ आएगा, यहाँ आके फिर अपनी स्पेस पे आ जाएगा। अब देखो इन साइड्स पे ये जब भी हम घुमा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, सेम ही रह रहा है, स्क्वायर ही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी पोजीशन को। तो यहाँ पे इसकी रोटेशनल सिमिट्री कितनी होगी, मेरे पास 4 हो गई, 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। ये हमारे पास हो गया 4। अब स्क्वायर में आपके पास रोटेशनल सिमिट्री भी है और लाइन सिमिट्री भी दे रखी है। तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया स्क्वायर। आंसर 1 इज स्क्वायर। उसने यही पूछा था कि दोनों जिसमें हो वही आपको आंसर बताना है, राइट। अब देखो, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन इज, अब कहता ड्रॉ करो अगर पॉसिबल है, रफ स्केच अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन सिमिट्री एंड रोटेशनल सिमिट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऐसी ट्राइंगल जिसमें लाइन सिमिट्री भी हो और रोटेशनल सिमिट्री भी हो, लेकिन हो कहता मोर देन 1, एक से ज़्यादा। अब ऐसी डायग्राम, सबसे पहला ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स मोर देन 1 सिमिट्री किस में होगी, अगर वो ट्रायंगल क्या होगी, इक्विलेटरल। हमने लास्ट सारे ये क्वेश्चन पहले ही किए हुए हैं, बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को अब यहाँ पे। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। अब यहाँ पे इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर अब मैं इसको ऐसे भी फोल्ड करना चाहूँ ना, मतलब इसको ऐसे ऊपर रख दूँगी, इस पोर्शन को इसके ऊपर रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। अब अगर हम इसको ऐसे ओवरलैप करेंगे तो भी हो जाएगा, और अगर हम इसको ऐसे करेंगे फोल्ड तो भी ये क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, राइट। तीनों साइड से हो गया। अब इसको जब रोटेट करना है
अब ये रोटेट होके P यहाँ पे है, फिर P यहाँ पे आएगा, फिर P यहाँ पे आएगा, रहेगी तो वो ट्रायंगल ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि इक्विलेटरल है, जैसे मर्जी रखते जाओ, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगी। इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी आएगी, 3, राइट। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया सेकंड का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा सेकंड पोर्शन का। यू विल राइट ओनली आंसर्स, नो नीड टू ड्रॉ दीज फिगर्स, राइट। हमें बस आंसर्स लिखने हैं और इनको समझना है, और आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। आपको पेपर में आता है ड्रॉ करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन अभी अपने कॉपीज पे यही नोट करना है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री। अब कहता है ट्रायंगल जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री हो एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, लेकिन कहता रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा ना हो, राइट। अब ऐसी कौन ट्रायंगल के पास लाइन सिमेट्री हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है। अब ऐसी ट्रायंगल बतानी है जिसमें लाइन सिमेट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, ऑर्डर जिसका कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो अब ऐसी दो एक ही फिगर है हमारे पास, ट्रायंगल भी चाहिए उसको, है ना। सिमेट्री कहता हो उसमें, लाइन सिमेट्री हो लेकिन रोटेशनल ना हो, तो वो आएगा हमारे पास थर्ड है हमारा। कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। यही है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ये हमारा हो गया थर्ड। अब इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब मेरे पास बस 2 साइड्स ही इक्वल होंगी ये। अब मैं बस इसमें एक ही लाइन सिमेट्री लगाऊंगी, ठीक है। इसको फोल्ड कर देंगे, ये हो जाएगी, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री इसकी क्या होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, कहता फोर्थ ही है, अ क्वाड्रिलेटरल विद अभी मेरे पास है थर्ड पार्ट। अभी हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया है ना, अभी हम करेंगे सेकंड का ही थर्ड पार्ट, राइट। अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। अब कहता है क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो हो, ऑर्डर जिसका मोर देन 1 हो, लेकिन लाइन सिमेट्री ना हो उसमें। तो ऐसी फिगर कौन सी होगी, ऐसी फिगर हमारे पास होगी पैरेललोग्राम, राइट। चलो थर्ड आंसर है इसका पैरेललोग्राम, और आंसर तो आपको बता दिया मैंने। अभी इसको पैरेललोग्राम होता है जिसकी साइड्स क्या हों, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों। तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि डिस्टेंस उनमें सेम होना चाहिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। अभी यहाँ पे अगर उसने बोला लाइन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अगर मैं सोचूं कि मैं यहाँ पे चलो लाइन लगा लेती हूँ, राइट, कि फोल्ड कर लेती हूँ इसको। अब जब मैं फोल्ड करूँगी, ये तो यहाँ पे दे रखा है, दिस पॉइंट विल नॉट ओवरलैप दिस पॉइंट, ये पॉइंट इस पॉइंट को ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, दिस पॉइंट विल कम हियर ओनली एंड दिस पॉइंट विल कम हियर ओनली, राइट। ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब जब इसको हम फोल्ड करना चाहेंगे तो ये नहीं ओवरलैप होगा। ये लाइन सिमेट्री रॉन्ग हो गई हमारी। अब ऐसे भी अगर मैं करूँगी ना, तो सिमिलरली दिस पॉइंट विल कम आउटसाइड हियर एंड दिस विल कम also outside, right।
तो दिस इज़ नॉट लाइन सिमिट्री, दैट मीन्स पैरेललोग्राम में लाइन सिमिट्री होती ही नहीं है हमारे पास। अब रोटेशनल सिमिट्री, मान लो ये पैरेललोग्राम है, पी यहाँ पे है, अभी थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करूँगी तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर इसको करेंगे तो फिर ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये और ये सेम रहेगा, ये फिर ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमिट्री होती है, और कितनी होती है, 2। उसने क्या बोला था, मोर देन 1 होनी चाहिए, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, पैरेललोग्राम, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे 4th, a quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry of order more than 1। अब कहता है क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें लाइन सिमिट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमिट्री ना हो। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको ढूंढना है। तो 4th पार्ट में ऐसी डायग्राम कौन सी होगी जिसमें हमारे पास लाइन सिमिट्री होगी बट रोटेशनल सिमिट्री नहीं होगी, जिसका ऑर्डर रोटेशनल सिमिट्री सिर्फ 1 होगी, अगर होगी तो उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी फिगर होगी हमारे पास, थिंक अबाउट इट। एनी फिगर इन योर माइंड, नो, ओके, इट्स काइट, राइट, आंसर इज kite, राइट, काइट शेप। तो ये होगी लाइन ऑफ सिमिट्री, ये ऐसे फोल्ड होके इसके ऊपर, ये नहीं होगा फोल्ड क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होता है काइट शेप में, और ये इस ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये लाइन ऑफ सिमिट्री तो बन गई इसकी। अब रोटेशनल सिमिट्री देखो, ये अगर ऐसे है, राइट, अब इसको जब फोल्ड करेंगे ना तो ये टेढ़ा हो जाएगा, है ना। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगी ना तो ये अब ऐसे होगा कुछ। जब इसको फिर से घुमाएंगे ये पोर्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे, मतलब पी यहाँ था, पी यहाँ आएगा, फिर अब यहाँ पे पी कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, वो सेम नहीं आएगी। फिर जब यहाँ करूँगी तो फिर वो टेढ़ा ही रहेगा, यहाँ आके मतलब सिर्फ अपनी पोजीशन पे, मतलब 360 पे एक ही बार वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 1 रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर हो गया, लाइन सिमिट्री भी है, तो आंसर क्या होगा, काइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अभी देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो वो क्या कह रहा है, कहता इफ अ फिगर हैज़ 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमिट्री, एक फिगर में 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमिट्री हैं, शुड इट हैव रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो कहता अगर किसी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमिट्री होती हैं तो क्या उसके पास रोटेशनल सिमिट्री भी ऑर्डर मोर देन 1 होती है, क्वेश्चन पूछा है उसने। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, यस, आंसर इज यस, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, यस। अब यस मैंने क्यों बोला, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर मैं सर्कल ले लूँ, राइट, सर्कल को हम ऐसे लाइन ऑफ सिमिट्री लगाते तो इसमें तो बहुत सारी हमारे पास होती हैं ना, जैसे मर्जी फोल्ड कर लो ये ओवरलैप करेगा ही करेगा एक दूसरे को, राइट, मतलब जितनी बार मर्जी आप करते जाओ वो ओवरलैप करता ही करता है, जैसे मर्जी फोल्ड कर लो वो सर्कल के ऊपर सर्कल आ ही जाएगा। सिमिलरली अगर रोटेशनल सिमिट्री की बात करूं, अब यहाँ पे जब इसको मैं टिल्ट करूँगी, रोटेट करूँगी सेंटर से, तो यहाँ से ये कहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा, फिर सेंटर ऐसा ही रहेगा, रहना तो उसने सर्कल ही, जितना मर्जी घुमाते जाओ उसको। ऐसे ही स्क्वायर, उसको भी चाहे घुमाते जाओ आप, 4 इसमें सिमिट्री ऑफ लाइंस होती है ना, और उसको भी जब हम घुमाते हैं तो वो क्या रहता है, स्क्वायर ही रहता है। इसका मतलब यस, अगर किसी फिगर में 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमिट्री होती है तो उसकी रोटेशनल सिमिट्री क्या होती है, मोर देन 1 ही होती है, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें क्या दे रखा है, एक उसने ये दे रखा है जिसे हमें फिल करना है। अब
राइट। अब देखो कहता शेप्स दे रखी हैं, आपने बताना है सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है उसका, ऑर्डर क्या है रोटेशन का, और एंगल बताने हैं हमें रोटेशन के। राइट। अब देखो स्क्वायर, सबसे पहला स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन मेरे पास होता है, अब ये तो पता ही है हमें, हर चीज़ अगर घूमती है तो यहाँ सेंटर से घूमती है, लेकिन ये सेंटर कैसे बनता है, अगर मैं डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करती हूँ तो ये सेंटर बनता है हमारे पास। राइट। अगर हम डायगोनल्स को कट करते हैं तो ये सेंटर हमारे पास यहाँ पे बनता है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे हम कॉपी पे आप लोग सेम इसका बॉक्स बनाओगे ऐसे ही सिमिलरली, या फिर बॉक्स मत बनाना, ऐसे ही लिखना वहाँ पे। अगर क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैं एक आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद देखना। इनको ABC पार्ट्स दे देना, ABCDEFG, राइट, पार्ट्स दे दिए। अब फर्स्ट पार्ट A हो गया, तो स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर हमने यहाँ पे बना लिया। अब नेक्स्ट उसको लिखते जाना, पहला क्या है, सेंटर ऑफ, उसने यही दिया है हमें, हाँ यस, सेंटर ऑफ रोटेशन पहला यही है, तो हमने पहला यही लिख लेना। तो सेंटर ऑफ रोटेशन इसका क्या है, डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है, इसका मतलब यहाँ लिखूंगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग होता है कि एक दूसरे को कट करना, जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ किसका है, डायगोनल्स का, ऑफ डायगोनल्स, पहला ऐसे हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। फिर आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, अब मैंने आपको कितनी बार ये स्क्वायर बना के रोटेट करके दिखा दिया, तो इसकी रोटेशन यहाँ 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 और यहाँ, 4, ऑर्डर कितना हो गया 4 रोटेशन का। अब उसने पूछा एंगल, अब ये एक नई चीज़ आई हमारे पास एंगल की। अब ये मेरे पास होता है स्क्वायर, अब यहाँ और यहाँ मेरे पास होती है लाइन सिमेट्री। अब जब यहाँ से घूम के यहाँ तक आता है तो ये सेम रहता है ना, तो ये कितना होता है, मतलब 90 पे। फिर जब जाता है आगे 90, सेम ही रहा, फिर 90, फिर 90, ये कंप्लीट मेरे पास हो जाता है। 90 + 90 4 टाइम्स जब ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है 360, राइट, क्या बनता है 360। तो इसका मतलब पूरा एंगल क्या हो गया मेरे पास 360। तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे एंगल ऑफ रोटेशन कितना 360 डिग्री। ये हो गया मेरा A पार्ट कंप्लीट, राइट। अभी हम करेंगे B पार्ट। B पार्ट उसने दिया है रेक्टेंगल, तो पहले मैं यहाँ लिखूंगी रेक्टेंगल, फिर ऐसे लिखेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट, पूरा पूरा लिखना है आपने। फिर आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे एंगल ऑफ रोटेशन। अब आपको समझ आ गया होगा कि हर पार्ट को आपने कैसे लिखना है, हर पार्ट को अलग अलग आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है और लिखते जाना है। अब रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन देखो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है ऐसे। अब यहाँ पे भी मैं डायगोनल लगाती हूँ, तो ये भी कहाँ कर रहा है, यहीं पे आंसर उसका जो लिखा था इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, ऐसे ही आप लिखोगे DIAGONAL, डायगोनल्स, राइट। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अब इसको याद करो, ऑर्डर इसका रोटेशन का क्या था। यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, रेक्टेंगल है। जब इसको मैं यहाँ 90 तक जब तक रोटेट करके लेके आती हूँ तो ये कैसा होता है, ऐसा हो जाता है, ये इसके जैसा है नहीं। अब फिर मैं एक 90 ऐड करती हूँ तो ये यहाँ पे आके ऐसा होता है, मतलब 180 पे, है ना, इसका मतलब 180 पे ऐसा होता है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा हमारे पास
180, मतलब जब तक मैं इसको पूरी लाइन पे नहीं, 180 का एंगल ऐसा होता है, जब तक इसको हम ऐसे पूरी लाइन पे नहीं घुमाते तो ये सेम नहीं बनता। यहाँ पूरी लाइन बन गई, ये लाइन ही है हमारे पास, लाइन पे ही पूरा घूमा ये, जब तक पूरा नहीं घूमा तब तक ये सेम नहीं हुआ। तो इसका हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ, 180 डिग्री। ये हमने पहले ही कर लिया, पहले हमने करना था ऑर्डर ऑफ रोटेशन, राइट। ऑर्डर भी यहीं से पता चल गया हमें, कितनी बार ये हुआ, 2 टाइम्स। तो यहाँ आंसर आ जाएगा मेरे पास 2, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड है रोम्बस। रोम्बस में देखो क्या होगा, अब रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, वो भी कैसे रोटेट करता है, सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स। एंड ऑर्डर क्या होगा उसका, रोम्बस अभी हमने लास्ट में किया है ना, ऑर्डर उसका होगा 1, राइट। सेंटर ऑफ रोटेशन सेम रह गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन अभी हमने काइट करी थी, काइट नहीं रोम्बस हमने लास्ट लेक्चर्स में किया होगा। तो यहाँ पे रोम्बस के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोम्बस कैसा होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, शेप थोड़ी सी उसकी ऐसी होती है ना, लाइक ऐसी, ये इसकी 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल। अगर हम इसको ऐसे करेंगे कट, लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे, ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे करेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर बन गया उसका, फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ये भी उसके डायगोनल्स हैं। अब रोटेट करना है इसको, लाइंस रोटेट करके, अब देखो अगर यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे है, ठीक है, अभी फिर जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो रोटेट करके ये डायग्राम कैसी हो जाएगी, मतलब टेढ़ी सी हो जाएगी, है ना, ये सेम नहीं है। अभी फिर से जब यहाँ आएगी ना, यहाँ पे तो सेम होगी, और यहाँ पे फिर से नहीं सेम होगी, टेढ़ी होगी। मतलब ये पूरा सेम कब हुआ, लाइन पे। तो यहाँ एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। रोटेशन कितनी हुई, 2, और ये आंसर कितना होया, 180 डिग्री इसका, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही सेम, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2 और एंगल हो गया 180 डिग्री। नेक्स्ट है मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, अब तीनों साइड्स इक्वल, ये राइट। अब यहाँ पे ये ऐसे कट करता है ना, इसके भी, इसको हम जो हमारी ट्रायंगल के हम लाइंस लगाते हैं ना, तो इसको डायगोनल्स नहीं बोलते हैं, ये जो लाइंस होती हैं ये होती हैं मीडियन। मतलब इक्वल, जब कोई ट्रायंगल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में, आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करते तो उसे हम मीडियन बोलते हैं। अब यहाँ पे कितने ही हो गए, तो मीडियंस हो गए, है ना, 3 दे रखे हैं तो मीडियंस हो गए। अब यहाँ पे क्या बनेगा फिर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस। मतलब पहला जो मेरा आंसर आएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस, ये हो गया। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ये जब रोटेट करोगे आपके पास तो ये इक्वल ही रहेगी, हमने पहले भी बहुत बार कर लिया इसको, ये सेम ही रहेगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 3, राइट। ये आंसर हो गया मेरे पास 3। उसके बाद अब जब ये रोटेट करेगी, ये मतलब पूरी रोटेट करके जा रही है, यहाँ पे मीडियंस भी हैं, यहाँ हम इसको अब ऐसे देखना है आपने, क्योंकि यहाँ 3 है ना, साइड्स 3 हैं, तो ये इस एंगल पे रोटेट करी है, ये एंगल है इसका, इतना एंगल यही है इसका, राइट। अब ये एंगल कितना होगा मेरे पास, ये एंगल हमारे पास होता है 120 डिग्री। पूरा टोटल एंगल कितना है मेरे पास, 360। तो इसको आप 3 से डिवाइड करके देखो, 120, 120 डिग्री। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, 120 डिग्री, और ऑर्डर हमारे पास 3, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, राइट। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट दे रखा है उसने रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, राइट। यहाँ फिर से वही आ जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, वो कैसा होगा हमारे पास, ये 2 साइड्स, 3, 4, राइट, 5 और ये 6। अब ये ऐसे होता है कुछ,
यहाँ सेंटर हो गया इसका, ठीक है, बन गया वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ये फर्स्ट हो गया मेरे पास कंप्लीट। उसके बाद रोटेशन, रेगुलर हेक्सागन है वो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। जितनी बार रेगुलर हेक्सागन में जो हमें दे रखा है उतनी हमारे पास क्या होती है, उसकी रोटेशन होती है। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, 6 साइड्स हैं। अब ये यहाँ पे सेम होगी, यहाँ पे आएगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे सेम ही, मतलब जितना मर्जी इसको रोटेट करते जाओ सेम ही रहेगा। 6 साइड्स हैं तो ये 6 से ही मेरे पास इसकी सिमेट्री आ जाएगी। ये रेगुलर के केस में आपके पास होता ही होता है। उसके बाद अब ये फिर से अब इसका भी एंगल निकालना है। ये रोटेट कर रहा है लेकिन किस एंगल पे, ये इसका अपना एंगल है। मैंने आपको स्क्वायर में भी सेम यही चीज़ बताई थी ना कि ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है ऐसे, राइट। अब ये किस एंगल पे रोटेट कर रहा है, इस एंगल पे, तो इसका एंगल मेरे पास क्या होगा 360/6, तो ये हमारे पास आएगा 60 डिग्री। कटिंग करके कितना आ जाएगा 60, इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 60। अच्छा हमने ऊपर यहाँ पे कुछ, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे हमने कितना किया, ये हमारे पास क्या है, ये रोटेशन दे रखी है, तो यहाँ पे मेरे पास उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, हमने इकट्ठा लिख लिया तो यहाँ पे 90 आएगा। करेक्ट कर लो फर्स्ट पार्ट स्क्वायर में, हम यही देख रहे हैं वो किस पे रोटेट कर रहा है, राइट। जैसे ये देखा कि पूरा कहाँ आके रोटेट हो गया, 180 पे दोबारा से रोटेट हुआ था, सबका यही देखा है ना। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये करेक्ट कर लो, राइट। अब यहाँ पे भी ये कितने कितने पे हमें रोटेट कर रहा है, 60 पे, तो हमने यहाँ पे रोटेट करके देखा 360 को 6 साइड्स थे उसके साथ डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एंगल आ गया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, नहीं अभी हमारे पास है सर्कल। सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन तो सेंटर ऑफ सर्कल ही रहेगा। ये सर्कल, सर्कल का सेंटर, मतलब उसका आंसर हो गया सेंटर ऑफ सर्कल, सीधे ही। उसके बाद है रोटेशन। अब रोटेशन उसकी जितनी मर्जी करते जाओ, ऑर्डर उसका पूछा है उसने, अब ये तो हर पॉइंट पे सेम ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे, राइट। उसके बाद हमारे पास है एंगल। एंगल भी क्या, इसको थोड़ा सा भी घुमाओगे तो भी, अगर 1 डिग्री के पे ऊपर भी मैं रोटेट करती हूँ तो भी ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास एट एनी एंगल, मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन, सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एट एनी एंगल, या एनी एंगल लिख लो, एनी एंगल, मतलब किसी भी एंगल पर रोटेट करो वो क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में देखो, सेमी सर्कल कैसा होता है, तो अगर सर्कल को मैं देखूँ तो ये ऐसा होता है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। सेमी सर्कल ऐसा ही होता है हमारे पास, हाफ सा सर्कल, राइट। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये अभी तो हाफ सर्कल है, मैं लाइन लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो ये जो लाइन होती है सर्कल की, इसे हम डायामीटर बोलते हैं। अब आप अगर इसको हाइड कर लेते हैं, हम लोग हाइड कर लिए तो ये हाफ सर्कल है, ये डायामीटर हो गया, तो ये डायामीटर का क्या हो गया, सेंटर। अब क्या लिखोगे फिर उसमें, सेंटर ऑफ रोटेशन में फर्स्ट पार्ट, मतलब जो हमारा दे रखा है उसमें लिखोगे सेंटर ऑफ डायामीटर, डायामीटर का सेंटर, वो उसका रोटेशन का सेंटर हो गया, राइट, डायमीटर ऑफ सेंटर। अब उसके बाद देखना है ऑर्डर कितना है। अब यहाँ अगर ये मैं इसको ही देखती हूँ, इसको अभी छोड़ दो आप लोग, सिर्फ हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से ये इसको रोटेट करना शुरू करना है। अगर इसको मैं रोटेट करूँ, मतलब अगर इसको घुमा दूँ मैं, तो घुमा के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। जब थोड़ा थोड़ा घूमता जाएगा तो ये ऐसा, क्या ये दोनों सेम है, नो। फिर थोड़ा थोड़ा से जब हम टल्ट करेंगे, इसको करते जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से ऐसा हो जाएगा। सेम आया, नहीं आया। अब फिर से जब इसको घुमाएंगे तो ये क्या आएगा, ऐसा आएगा। सेम आया, नहीं आया। तो ये सेम कहाँ आएगा, सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे आ गए, मतलब यहीं पे रहा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो था मेरा वहीं पे रहा। तो ऑर्डर ऑफ इसका रोटेशन क्या हो गया 1, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा 360 डिग्री।
ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ये टेबल आप सारा ड्रॉ ऐसे नहीं करोगे, मैंने जैसे बताया आप वैसे लिखोगे इनको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब कहता है ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताओ जिसमें आपके पास लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती हैं, लेकिन ऑर्डर मोर देन 1 चाहिए उनको। तो सबसे पहला तो मेरे माइंड में एक ही है स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले हमने स्टार्ट वहीं से किया था। स्क्वायर आपको भूलना ही नहीं चाहिए। पहला तो हो गया स्क्वायर। उसके बाद एक रेक्टेंगल भी ले लेते हैं। स्क्वायर में 4 लाइंस होती हैं, रेक्टेंगल में कितनी होती हैं 2 लाइंस। स्क्वायर में हमारे पास उसकी रोटेशनल ऑर्डर कितना होता है 4 और रेक्टेंगल में कितना होता है 2, तो दोनों ही 1 से क्या है ज़्यादा। तो आंसर में क्या लिखोगे आप? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री एंगल अबाउट अ सेंटर, कहता किसी को भी अगर 60 डिग्री के अबाउट हम रोटेट करते हैं, अ फिगर लुक्स लाइक एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो 60 डिग्री एंगल हमने कहाँ किया था? अभी लास्ट रिसेंट हमने किया किसमें? रेगुलर हेक्सागन में। उसका एंगल क्या होता है 60 डिग्री। अब कहता है जब फिर से उसको 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो वो फिर से क्या लगेगा? अब एग्जाम्पल ले ली हमने कि हेक्सागन, मैंने आपको बता दिया हेक्सागन है। तो अगर मैं उसको 60 डिग्री पे रोटेट कर दूंगी तो उसकी पोजीशन फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसा वो पहले ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता एट व्हाट अदर एंगल्स इट विल हैपन फॉर द फिगर, और कौन कौन से एंगल्स पे ऐसा हो सकता है। तो 60 डिग्री तो ये हो गया। अब टोटल आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊंगी एंगल्स, मतलब यहाँ पे 60 है, अब इसमें 60 फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री, फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, फिर से अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240। एक तरह से क्या हो रहा है ये देखो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। 60 का करें तो 0 पीछे लगनी है। 6 6 ज़ा 36। अब ये पूरा जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है। तो ये मैंने 60 तक सारे ही एंगल लिख दिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। उसने यही पूछा था कितना और कौन से एंगल्स पे ये ऐसे सिमिलर होता जाएगा, तो 60 ऐड करते जाओ। ये हमारा हो गया आंसर। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो। कहता कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज दिस। कहता क्या मेरे पास रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 होगी अगर एंगल ये हो। अब जो एंगल हमें दे रखा है ना उसको मैं 360 से डिवाइड कर दूंगी। अगर तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यस, अगर नहीं हुआ तो नो, राइट। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वी विल चेक, फर्स्ट वी विल check 45 degree is a factor of 360 डिग्री और नॉट। पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये 360 डिग्री का फैक्टर है या नहीं है, मतलब इनकी कटिंग पॉसिबल है या डिवाइड करके चेक कर लो। मैं कटिंग कर लूँगी, कटिंग करो। तो ये दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं? 3 के टेबल पे पहले जा रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, ये आ गया मेरे पास 3 1 ज़ा 3। अब 15 के टेबल में ये सीधे ही जाते हैं 128 पे, हो गया पूरा गया ये। इसका मतलब ये मेरे पास अगर तो फैक्टर बन गया तो यस, 45 डिग्री पे तो यस, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी मेरे पास एक से ज़्यादा, और होगी कितनी? जितना आंसर आया, राइट। सेकेंड पार्ट दे रखा है 17 डिग्री, इसमें भी क्या करेंगे 17 डिग्री ही दे रखा है, ये देखो। तो ये 17 डिग्री, अब हम इसको भी 360 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब इसको कर लो डिवाइड जितना मर्जी, ये डिवाइड नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो आंसर इज नो। Today we have completed our last exercise 14.3. With this we have completed our chapter also, right? हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपने कोई वीडियो बीच में से मिस कर दी है तो इसी की चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, आपको वहाँ पे हर चैप्टर की, आपके जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट उठा के उसमें से जो आपका लेक्चर मिस हुआ है वो आप वहीं से कंप्लीट कर लो। राइट, थैंक यू।